Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter from hunting gathering to growing food. This is your chapter number 2 in history, and in this chapter we were discussing the stone age, है ना. The Paleolithic period we have discussed, when the people used to be hunters and gatherers in order to survive, in order to live the life. The people were used to be hunters and gatherers at that time, and this is the period, this is the time when human life started. Actually, we can say the period of this age starts 20 lakh years ago. ठीक है, फ्रॉम टुडे, आज से 20 लाख ईयर्स अगो ये पीरियड स्टार्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि लोग हंटर गैदरर्स होते थे. और ये पीरियड कब तक रहता है? आज से 12,000 साल पहले तक, 12,000 ईयर्स अगो, फ्रॉम 20 लाख ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो. ये पीरियड को हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, जिसमें कि हमने देखा था ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, पैलियो प्लस लिथोस. पैलियो का मतलब हुआ ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन. सो दिस इज ओल्ड स्टोन एज, है ना. और इस ओल्ड स्टोन एज को भी हमने देखा था कि हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, लोअर, मिडिल, अपर, है ना. लेयर्स में होती है. जब भी हम नीचे पहले की लाइफ देखते हैं तो वो उसके लिए उसका जो लेयर है वो हमसे नीचे वाला होता है. जिस लेवल पे अभी हम रह रहे हैं उस लेवल से नीचे में वो पहले के लोग रहते थे. तो इसलिए जो पैलियोलिथिक पीरियड है, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कह रहे हैं, जिसमें लोग हंटर और गैदरर्स होते थे, उसको 3 पार्ट्स में उसको भी डिवाइड किया जा सकता है, लोअर, मिडिल, अपर. गॉट इट. इसके बाद वाला जो पीरियड था वो मेसोलिथिक पीरियड था. मेसोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जो कि आज से 12,000 ईयर्स अगो स्टार्ट होता है और ये रहता है आज से 10,000 ईयर्स अगो. तो ये 2000 साल का जो टाइम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इस समय में एनवायरनमेंट में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं. क्या चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है. एंड विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ व्हाट हैपेंस दैट grassland emerges, and with the emergence of the grassland what we find that the number of grass grazing animals started to increase. ठीक है, ग्रास लैंड्स इंक्रीज करने के साथ साथ ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स की नंबर बढ़ती है. पीपल स्टार्ट टू ऑब्जर्व देम कि वो क्या उनकी ईटिंग हैबिट्स है, उनके ब्रीडिंग की पीरियड क्या है, ये सब कुछ देख करके धीरे धीरे वो एनिमल्स को रेयर करना स्टार्ट करते हैं, पालना स्टार्ट करते हैं. और इसी के साथ साथ जब हम देख रहे हैं कि जो अर्थ का टेम्परेचर जब राइज करता है तो अर्थ में कुछ ऐसे ग्रास अपने आप ग्रो करते हैं जो कि ग्रेन बियर कर रहे थे. ऐसे ग्रास अभी तक नहीं हुए थे अर्थ पे. ग्रेन बियरिंग ग्रासेस स्टार्टेड टू ग्रो ऑन देयर ओन ऑन द अर्थ. और जो इंसान है वो ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, उन ग्रेन्स को वो खाता भी था और साथ ही ऑब्जर्व भी कर रहा था कि ये ग्रेन्स कैसे बढ़ते हैं, ग्रेन्स वाले जो ग्रास है कैसे वो बढ़ते हैं, कैसे उनमें ग्रेन्स आते हैं, फिर वो ग्रेन्स ज़मीन पे गिरते हैं तो उनसे फिर एक नया सैपलिंग आ जाता है. तो इस तरह की चीज़ों को जब इंसान ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसको ये समझ में आया कि हम खुद भी इस तरह के ग्रेन बियरिंग ग्रासेस को पैदा कर सकते हैं. वी कैन ग्रो दीज ग्रेन बियरिंग ग्रासेस. और इस तरह से जो इंसान अभी तक हंटर और गैदरर था वो फूड ग्रोअर बन जाता है. ही स्टार्ट्स टू ग्रो फूड, ही बिकम्स द फार्मर एज वेल एज द हर्डर. मीन्स फार्मर तो बना ही क्योंकि फूड्स ग्रो करना स्टार्ट करता है और साथ ही साथ वो एनिमल्स की रेयरिंग भी स्टार्ट कर देता है, एनिमल्स को भी पालना. क्योंकि फार्मिंग जो काम है उसमें एनिमल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी क्रॉप्स ग्रो हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो कोई भी उसको खा लेगा, है ना. एनिमल्स उसको खा सकते हैं, तो उसके अदर एनिमल्स से बचाने के लिए वो एनिमल्स को पालना शुरू करता है. और इसी में हमने देखा था कि डोमेस्टिकेशन
की भी प्रोसेस स्टार्ट होती है, इंसान सेलेक्ट करना स्टार्ट करता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास है, बहुत सारे एनिमल्स हमारे आसपास थे, हमारे मतलब जो उस समय के ह्यूमन बीइंग्स थे उनके आसपास बहुत सारे एनिमल्स थे, लेकिन इन एनिमल्स में कुछ ही एनिमल्स को इंसान ने अपने साथ रहने के लिए सेलेक्ट किया। वैसे एनिमल्स जो कि सॉफ्ट थे कंपैरेटिवली, बहुत ज़्यादा जो क्रूएल न थे, है ना। इसके अलावा जिनसे लोगों को किसी तरह का खतरा नहीं था, जो रिलेटिवली जेंटल थे, उस तरह के एनिमल्स को लोगों ने अपने साथ रखना शुरू किया। और जब इस तरह के एनिमल्स को लोग अपने साथ रखते हैं तो क्या होता है कि ये जो एनिमल्स का पूरा स्ट्रक्चर उसी हिसाब से हो जाता है, जैसे उनकी दांतें नुकीली नहीं रह गई। जो भी डोमेस्टिकेट जिस एनिमल को किया गया उनके दांत धीरे धीरे नुकीले नहीं रह गए, क्योंकि उनको खाना जिस तरह का मिलता था उस हिसाब से उनके दांत जो है वो फ्लैट होते गए। नुकीले तब होते हैं जब फ्लैश खाता है इंसान, और जब उसको फ्लैश नहीं मिलेगा, जो चबाने वाली चीज़ें होंगी उस तरह की खाना जब मिलेगा तो फिर उसके दांत चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से डोमेस्टिकेशन होता है। फिर जो प्लांट्स थे उसमें भी इंसान ने हर प्लांट को नहीं सेलेक्ट किया, बल्कि उसी प्लांट को सेलेक्ट किया जो कि जिनमें डिजीज़ नहीं होते हैं, जिनका स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, ताकि वो ग्रेन्स को बियर कर सके। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे इंसान जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चेंजेस आने लगती हैं इंसान के लाइफ में, बिकॉज एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है, जो कि हम लोग मेसोलिथिक पीरियड कह रहे हैं। और इस मेसोलिथिक पीरियड के बाद नियोलिथिक पीरियड आता है, जिसमें कि इंसान के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अब इंसान जो है वो फार्मर बन गया है, हर्डर बन गया है, एंड बिकॉज ऑफ बिकमिंग फार्मर एंड हर्डर द ह्यूमन बीइंग नीडेड टू लिव एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। जैसे पहले हमने ये चैप्टर हमारा स्टार्ट ही कैसे होता है कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स थे, दे केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देयर वर मेनी रीजंस एंड ऑल द रीजंस वर एसोसिएटेड विद द फूड ओनली। Food and water is the main reason for the movement of human being from one place to another, है ना। तो ये फूड ही था जिसके कारण इंसान एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। लेकिन जब इंसान किसान बन जाता है, जब वो चीज़ों को ग्रो करना स्टार्ट करता है, वीट और बार्ली जैसे ग्रेन्स को ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो उसको ये समझ में ये ज़रूरत हो जाती है कि वो एक ही जगह पर रहे, क्योंकि जो भी उसने बीज को बोया है उसको पानी देने की ज़रूरत होगी। उसको ये हमने कल की क्लास में भी बताया था, उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट्स निकल आएंगे उसको वीड करना होगा, उसको हटाना होगा, उसके अलावे उनको प्रोटेक्ट करना होगा एनिमल से। तो इस तरह से अगर वो एक जगह में बीज को सो करके दूसरी जगह मूव कर जाएंगे तो फिर ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ये नहीं कि वो अगर 2 महीने बाद आएंगे तो उनको बड़े बड़े क्रॉप्स ग्रो किए हुए मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो सारा का सारा क्रॉप बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पानी उसको नहीं मिलेगा तो वो आगे ग्रोथ उसका हो ही नहीं पाएगा, फिर एनिमल्स उसको खा जाएंगे, है ना। तो इसलिए इन ऑर्डर टू be a farmer it was very much required that they should live a settled life। एक ही जगह पे अब आपको सेटल होके रहना होगा। तो ये चेंजेस जो है वो इंसान की लाइफ में आती है और वो एक जगह पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह के हम लोग इसको अभी देखेंगे, और भी बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो इंसान की लाइफ में आना शुरू हो जाती है। और जब इंसान फूड ग्रो करता है तो उसको फूड को स्टोर करने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी फार्मर्स किसी भी जगह पे जिस भी ग्रेन को वो ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रेन एक दिन में तो जब भी ग्रो हो करके उसको वो हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको स्टोर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक दिन का में तो ऐसा नहीं कि जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया वो सब 2-4 दिन में खा के वो ख़त्म कर देंगे, वो तो महीनों चलेगा, है ना। उनके खाने की जो नीड्स हैं उससे महीनों पूरी होगी, तो उसको स्टोर करके रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये इंसानों के लिए उस समय प्रॉब्लम आई कि कैसे स्टोर किया जाए। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, क्ले के पॉट्स बनाए
वीव किया, बास्केट्स भी वीव किया, देन ज़मीन के अंदर भी पिट बना करके उसमें उन्होंने ग्रेन्स को रखा। तो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने स्टोर करना सीखा। और साथ ही साथ एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं जिनको कि इंसान अपने साथ रख रहा था, जिसके कारण हम उन्हें हर्डर्स कहते हैं, एनिमल्स को पालने वाले, है ना। तो ये एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता रहता है और जो एनिमल होते हैं वो मल्टीप्लाई करते जाते हैं, उनका नंबर बढ़ते जाता है ना। और अगर उनको अच्छे से देखभाल की जाए तो वो हमारे लिए और भी बहुत तरह से यूज़फुल होते हैं। लाइक दे प्रोवाइड अस मिल्क, है ना। और मिल्क के साथ साथ वो हमें मीट भी प्रोवाइड करते हैं। मिल्क, मीट, ये सब हमारे फूड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल्स जो हैं जिनको कि इंसान ने रेयर करना स्टार्ट किया, उसको भी स्टोर ऑफ फूड की तरह यूज़ किया जाने लगा। यानी कि उसको खिला खिला करके साथ में रखा जा रहा है, एक तरह से वो स्टोर ऑफ फूड हो गया। और जब कभी भी खाने की हमें कोई और चीज़ नहीं अवेलेबल होगी तो वो उसको काट करके खा लेते थे। दिस वॉज द वे ऑफ लाइफ, क्योंकि उस समय जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चीज़ होती थी। आज के समय में हमारे लिए खाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें खाना बहुत ही ईजिली मिल जाता है ना। लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय खाना जो था वो इतना आसान नहीं था, खाना बहुत मुश्किल था मिलना। आज भी अगर हमारे देश में, अपनी कंट्री में हम देखते हैं कि इतने सारे पुअर लोग हैं जिनके लिए खाना मिलना, जिनको आज भी आसान नहीं होता है ना। जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं उनके लिए तो आज भी ये बहुत बड़ी चीज़ है खाना का मिलना। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज के डेट में हम सबको खाना मिलना आसान हो गया है। बट हम ये देखते हैं कि मेजॉरिटी जो है उसके लिए, मतलब खाना हमें लगता है कि खास करके जो आप बच्चे जो हो, आपको ये लगता है कि खाना तो बहुत इजीली मिल ही जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक ऐसा भी टाइम था जबकि इंसान सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए ही सारा दिन वो जो कुछ भी करता था इन सर्च ऑफ फूड, वही हम लोग उसी ज़माने को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें एनिमल्स वर यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, उनको स्टोर ऑफ फूड की तरह यूज़ किया जाता था। जिस समय भी जब भी रिक्वायरमेंट होती थी तो उनको मीट की तरह उनका फिर यूज़ कर लिया जाता था, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो स्टार्टिंग में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स कहाँ पर थे। फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, ठीक है। तो जो एक मैप हमारा पेज नंबर 13 में दिया हुआ है, यू विल सी इन योर बुक एट पेज नंबर 13 वन मैप इज गिवन। और इसी मैप में हम लोगों ने कुछ पैलियोलिथिक साइट्स को देखा था, है ना। पैलियोलिथिक साइट्स वो साइट्स जहाँ पर हंटर्स और गैदरर्स रहते हैं। पैलियोलिथिक साइट्स को हमने यहाँ पर देखा था। और जो रेड ट्रायंगल्स बने हुए हैं जिन साइट्स के साथ में रेड ट्रायंगल्स बने हुए हैं, दे आर known as Paleolithic site. Karnool Caves, Hansgi, and one more is there, that is Bhimbetka. These are the three Paleolithic sites which are given in that map. उसी मैप में आप अगर आगे देखोगे तो एक ब्लू स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो ब्लू स्क्वायर से बनी हुई जो चीज़ें हैं, जिन लोकेशंस को ब्लू स्क्वायर से इंडिकेट किया गया है, वो कौन से हैं? वो बुरजहम है, मेड़गढ़ है, चिरंड है, कोल्टिवा है, महागारा है, दाउजली हेडिंग है। दीज आर द पायमपल्ली, दीज आर द places which are denoted by blue square, and this blue square denotes the Neolithic sites. Neolithic sites मतलब वो sites जहाँ पर
फार्मर्स एंड हर्डर्स रहते थे, क्योंकि हमने देखा पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड जहाँ पे हंटर्स एंड गैदरर्स रहते थे, मेसोलिथिक पीरियड वो पीरियड जबकि चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं एनवायरनमेंट में, एंड विद द चेंज इन द एनवायरनमेंट ह्यूमन लाइफ्स में चेंजेस आते हैं, एंड नियोलिथिक साइट्स आर दोज साइट्स वेयर फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्ड। ठीक है, तो कौन कौन से नियोलिथिक साइट्स हैं? आई एम राइटिंग दीज द नेम ऑफ दीज साइट्स। द फर्स्ट इज बुर्जहम, बुर्जहम। द सेकेंड इज मेड़घर, ओके। द थर्ड इज कोलडिहवा, okay. Fourth is Chirand, then Mahagara, then Payyam-Palli, okay, Payyam-Palli, and then Hallur, and Darjeeli heading। ठीक है, these are the Neolithic sites. These are the sites in the Indian subcontinent where people used to be farmers and herders। ठीक है, तो ये सारे जो है वो प्लेसेस हम देख रहे हैं जहाँ पर कि लोग ये सब फार्मर्स और हर्डर्स हुआ करते थे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कैसे लोगों का क्या एक समय में होता था। ठीक है, एंड नाउ वी विल सी कि आखिर कैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कैसे समझते हैं कि एक पर्टिकुलर साइट जो है वो हंटर गैदरर का साइट है या वो फार्मर्स एंड हर्डर्स का साइट है। हाउ डू द आर्कियोलॉजिस्ट कम टू दिस कंक्लूजन? तो इसमें हम देखेंगे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं। दे स्टडी द एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन। जो भी प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स के बोन्स हैं, उनकी वो स्टडी करते हैं, और उस स्टडी के बेसिस पर ही वो ये पता उनको चल पाता है, वो इस बात को समझ पाते हैं कि ये कौन सा साइट है, हंटर गैदरर का साइट है या फार्मर्स और हर्डर्स का साइट है। ठीक है, जो एक बहुत ही एक्साइटिंग फाइंडिंग है वो है हमें आर्कियोलॉजिस्ट को रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन मिले हैं। ठीक है, जले हुए ग्रेन्स के रिमेन्स। अगर वो ग्रेन्स जलते नहीं तो वो उसका रिमेन्स नहीं बचता, वो बायोडिग्रेडेबल है, वो मिट्टी में मिल जाता, वो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन वो जल गया, अब वो क्यों जला, उसको जलाया गया या वो एक्सीडेंटली जल गया, नो वन नोज अबाउट इट। ठीक है, इसके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो जले हुए ग्रेन्स के जो रिमेन्स हैं वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं, जिससे कि उन्हें हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में पता चलता है। इन ग्रेन्स को वो आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा ग्रेन है, तब उन्हें पता चलता है कि उस समय लोग कौन से क्रॉप्स ग्रो करते थे, है ना, विच क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसी तरह से जो एनिमल्स हैं उनके बोन्स को भी वो आइडेंटिफाई करते हैं कौन से एनिमल का बोन कहाँ पर है। और अगर बोन्स पे कट मार्क्स होते हैं, बोन्स पे अगर कट मार्क्स होते हैं तो ये समझ में आता है कि वो वहाँ पर लोग जो थे वो हंटर थे, क्योंकि उन्होंने हंटिंग किया था, तभी तो बोन्स पे कट मार्क आए। अदरवाइज खाने के लिए फिर
बोन्स पे कट मार्क्स नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स। नियोलिथिक साइट मतलब दोज साइट्स, दोज प्लेसेस वेयर पीपल यूज टू बी फार्मर्स एंड हर्डर्स, ठीक है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि इस समय में जो इंसान है वो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ जाता है। सेटल्ड लाइफ का मतलब वही हुआ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था। जब तक इंसान हंटर था, गैदरर था, तब तक द ह्यूमन बीइंग, द हंटर गैदरर यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट when these hunter gatherers became the farmers and the herders, क्या हुआ कि वो एक जगह पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। और जो इंसान अभी तक रॉक शेल्टर्स में रहते थे, केव्स में रहते थे, अब वो क्या करते हैं, हट्स और हाउसेस बना के रहना शुरू कर देते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इस तरह के भी एविडेंसेस मिले हैं, हट्स के, हाउसेस के एविडेंसेस उन्हें मिले हैं, जिससे पता चलता है कि अगर हट्स और हाउस के एविडेंस मिल रहे हैं तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि इंसान जो है वो सेटल लाइफ लीड करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि हम किसी नियोलिथिक साइट में हैं, है ना। तभी तो हट्स और हाउसेस के एविडेंसेस मिल रहे हैं। इसमें एक बुर्जहम जो कि कश्मीर में है, प्रेजेंट डे कश्मीर। तो बुर्जहम में लोग पेट हाउसेस बनाते थे। पेट हाउसेस मतलब क्या हुआ कि ज़मीन के अंदर गड्ढा करके, ठीक है, डिग करके, ग्राउंड को डिग करके लोग पेट हाउसेस बनाते थे। और इसमें क्या होता था कि गड्ढा जो किया गया उसके बाद उसमें स्टेप्स होते थे, तो स्टेप्स से लोग नीचे जाते थे, सीढ़ियाँ लगी होती थी, सीढ़ी बनी होती थी, सीढ़ी से वो नीचे गड्ढे में जाते थे रहने के लिए, ठीक है। तो ये जो पेट हाउसेस होता था वो किस पर्पस से बनता था, क्यों पेट हाउसेस को लोग प्रेफर करते थे इन बुर्जहम, देयर मे बी रीज़न कि वो उनको कोल्ड वेदर में शेल्टर प्रोवाइड करता था। जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो वैसी ठंडक में अगर हम ज़मीन के अंदर रहते हैं तो वहाँ पर हमें गर्माहट मिलती है ना। तो इस तरह के जो पेट हाउसेस बने हैं उसके पीछे ये रीज़न रहा होगा कि ये उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते थे कोल्ड वेदर में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुकिंग के भी वो मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, कि जिससे ये पता चलता है कि इस तरह के जो हाउसेस, पिट हाउसेस थे, उनके अंदर भी लोग खाना बनाते थे, कभी 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 बाहर भी बनाते थे। इस तरह के दोनों एविडेंस मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि कभी अंदर खाना बनता था, कभी बाहर खाना बनता था। अब ये इसके पीछे क्या रीज़न था, किस सिचुएशन में अंदर खाना बनता था, किस सिचुएशन में बाहर खाना बनता था, ये नहीं पता चला है। इस तरह का अंदाज़ा है, ये एक अनुमान है, ये एक गैस है कि प्रोबेबिलिटी है कि वेदर, अगर सपोज़ अच्छा प्लेजेंट वेदर है तो लोग बाहर खाना बनाते थे आउटडोर में, अगर वेदर एक्सट्रीम वेदर है देन पीपल प्रेफर टू कुक फूड इनडोर्स, है ना। तो इस तरह से इनडोर्स और आउटडोर्स की बात हम देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नियोलिथिक पीरियड है, इस समय भी लोगों के लाइफ में टूल्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, क्योंकि टूल्स के बिना उनकी लाइफ नहीं हो सकती है। जो कुछ भी वो काम कर रहे हैं वो टूल्स से ही तो करते हैं। तो टूल्स इस समय भी, ये भी लिथिक है, नियोलिथिक, वही लिथोस, नियो प्लस लिथोस, न्यू स्टोन एज। दिस इज ऑल्सो वी आर स्टिल इन स्टोन एज। तो ये स्टोन एज में जो टूल्स बनते थे वो स्टोन के ही बनते थे, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड में बहुत सारे के जो नियोलिथिक साइट्स हैं उसमें हमें स्टोन के टूल्स मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, है ना। और यहाँ पर नियोलिथिक साइट्स में जो टूल्स मिले हैं वो पैलियोलिथिक पीरियड के टूल्स से डिफरेंट होते थे, ठीक है। और इनको हम नियोलिथिक कहते हैं, इसलिए इस समय जो टूल्स मिले हैं उनको हम नियोलिथिक टूल्स कहते हैं। जैसे हमने देखा था ना, मेसोलिथिक पीरियड जो मिडिल स्टोन एज है, उस समय भी जो टूल्स बन रहे थे वो पैलियोलिथिक पीरियड से डिफरेंट थे। पैलियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स बनते थे वो बड़े बड़े होते थे, मेसोलिथिक पीरियड में जो टूल्स बनते थे वो छोटे छोटे माइक्रो होते थे, जिसको हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं, है ना। अब नियोलिथिक पीरियड में भी जो टूल्स बन रहे हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। इसमें पॉलिशिंग की जाती थी, जैसे पहले के जो टूल्स थे दोनों
ना तो मेसोलिथिक पीरियड में और ना ही पैलियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स बनते थे उनमें पॉलिश की जाती थी। ये अब जो टूल्स बन रहे थे नियोलिथिक पीरियड में वो पॉलिश्ड होते थे। पॉलिश्ड होने का मतलब ये होता है कि उसको एक इस तरह का एक फिनिशिंग टच देना ताकि उसकी कटिंग एज जो है वो अच्छी हो जाए। तो इनकी कटिंग एज अच्छी होती थी क्योंकि पॉलिश करके उनका जो कटिंग एज है उसको बिल्कुल पतला कर दिया जाता था। तो ये एक डिफरेंट था इस समय के जो टूल्स बनते थे उसमें। इसके अलावा जो मॉर्टर्स और पेस्टल का यूज़ भी इस समय स्टार्ट हो गया था। मॉर्टर्स और पेस्टल वही होते हैं जो कि आज भी कई सारे घरों में हमें आज भी ये देखने को मिलता है। इसको कई जगहों पर डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है। यू मे बी सीइंग इट इन योर हाउस ऑल्सो। गाँव में तो बिल्कुल ये होता है जिसको हम सील बट्टा कहते हैं। जैसे एक बड़ा सा पत्थर का ऐसे चौकोर सा बोर्ड होता है, ठीक है, एक पत्थर का बड़ा सा बोर्ड होता है और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप का एक दूसरा टूल होता है। उससे हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके मसाले को ग्राइंड करने के लिए, इन ऑर्डर टू ग्राइंड द स्पाइसेस, इन ऑर्डर टू ग्राइंड द ग्रेन्स, इसको यूज़ किया जाता है। आज के समय में क्या हम इसकी जगह पे यूज़ करते हैं? आज के समय में इसकी जगह पे हम लोग मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना। एक बटन दबाया और सारा कुछ फटाफट हो गया। तो ये अब यूज़ होता है। लेकिन जैसे कि अभी अगर आज से हम 35-40 साल 45 साल पहले की चीज़ देखें तो मिक्सर ग्राइंडर कोई नहीं जानता था। हर घर में मसाले को ग्राइंड करने के लिए यही मॉर्टर एंड पेस्टल्स हुआ करते थे। तो ये मॉर्टर एंड पेस्टल की जो स्टार्टिंग हुई है वो नियोलिथिक पीरियड से हुई है, यानी कि आज से 10,000 ईयर्स अगो, आज से 10,000 साल पहले, ठीक है। ये मॉर्टर्स और पेस्टल जो है वो ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए यूज़ होते थे, ठीक है। तो आज भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो दीज वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टूल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पैलियोलिथिक पीरियड के टूल्स थे वो भी बन रहे थे, यूज़ हो रहे थे, लेकिन कुछ नए टूल्स भी जो कि नियोलिथिक पीरियड के स्पेशल टूल्स है लाइक मॉर्टर्स एंड पेस्टल यूज़ होने लगा, प्लस पॉलिश की जाने लगी, कटिंग एज अच्छा हो गया। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कुछ जो टूल्स थे वो बोन्स के भी बनते थे, ठीक है, बोन्स के भी टूल्स बनते थे। इसके अलावे हम देखते हैं कि अर्दन पॉट्स भी मिले हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन नियोलिथिक साइट्स को एक्सकेवेट किया तो उन्हें बहुत सारे अर्दन पॉट्स, मिट्टी के पॉट्स मिले हैं। और कभी कभी ये जो अर्दन पॉट्स हैं इनको डेकोरेट भी किया जाता था और ये फूड स्टोर करने के, चीज़ों को स्टोर करने के काम आता था। कई तरह की चीज़ें स्टोर की जाती थी, ठीक है। और लोग जो थे वो पॉट्स यूज़ करके फूड कुक करते थे खाना बनाने के लिए। कुछ ग्रेन्स है जैसे राइस है, वीट है, लेंटिल्स, दाल है ना, उन सब के लिए उन सबको पकाने के लिए उनको पॉट की ज़रूरत होती थी। तो ये अर्दन पॉट्स बनते थे। आज भी हम राइस, वीट, लेंटिल्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। आज भी ये हमारे खाने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे चेंजेस जो हैं वो लाइफ में आ रहे थे, ह्यूमन लाइफ में। नॉट ओनली दिस, पीपल स्टार्टेड वीविंग क्लोथ ऑल्सो। कॉटन भी ग्रो होने लगा था, कॉटन का भी खेती होने लगी थी और लोग कपड़ा वीव करने लगे थे। तो अब हम ज़्यादा सिविलाइज्ड हो रहे थे, हम कह सकते हैं। सारी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि ऐसी बात नहीं है कि ये जो चेंजेस हैं वो हर तरफ आ रहे थे। पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक साथ ये सारे चेंजेस आ रहे थे, ऐसी बात नहीं है। आज भी जिस समय की हम बात कर रहे हैं कि लोग सेटल लाइफ लीड करने लगे, लोग फार्मिंग करने लगे, लोग कपड़े बुनने लगे, लोग पॉट्स में खाना बनाने लगे, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो
दे स्टिल वर हंटर्स एंड गैदरर्स, वो आज भी हंटिंग और गैदरिंग का ही काम कर रहे थे। और कहीं कहीं पर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे, कहीं पर बहुत तेज़ी से चेंजेस आ गए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हर जगह सेम टाइप ऑफ चेंजेस आ रहे थे। पीपल जो है वो कई जगह लोग जो हैं वो कंबाइंड एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब वो हंटिंग भी कर रहे हैं, गैदरिंग भी कर रहे हैं, फार्मिंग भी कर रहे हैं और हर्डिंग भी कर रहे हैं, एवरीथिंग एट द सेम टाइम। डिफरेंट थिंग्स, मतलब सीजन्स में, सीज़न टू सीज़न, अगर खेती का सीज़न है तो खेती कर लिया, अब फार्मिंग का सीज़न ख़त्म हो गया तो अब हम हंटिंग कर लेंगे, अब हम गैदरिंग कर लेंगे। तो इस तरह से एक साथ लोग कई तरह के एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे और चेंजेस जो हैं वो हर जगह अलग अलग रेट से आ रहा था।